हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स में। तो आज हम लोग जो है मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे, जो हमने कल भी पढ़ा था, लेकिन कल हमने जो इसी को दूसरे ढंग से पढ़ा था। यदि आप देखें उसको तो वो एक ओपन सर्किट के रूप में पढ़ा था। उसमें कुछ ईएमएफ डेवलप हुआ था, E इज इक्वल टू BVL, कुछ ईएमएफ डेवलप हुआ था। लेकिन आज हम जैसा आपकी सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की किताब है उसके अकॉर्डिंग इसको जो है निकालेंगे और उसमें देखेंगे उसमें करंट कैसे फ्लो कर रही है और कैसे काम कर रहा है वो। तो उसी मोशनल ईएमएफ को हम दोबारे जो है अब आपके सीबीएसई जो है कोर्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो जो कल का तरीका था वो बहुत ही बेटर तरीका था और बहुत अंडरस्टैंडिंग देता था बच्चों को। तो आप पिछला लेक्चर ज़रूर देखें, जो भी नए बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं। तो आज हम मोशनल ईएमएफ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक रॉड है, ये रॉड जो है इस जो है रेक्टेंगुलर फ्रेम में जो है, ये जो रेक्टेंगुलर फ्रिक्शनलेस फ्रेम है इसमें जो है आपका क्या कर रही है, मूव कर रही है। और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी लगा हुआ है। इस रॉड की लेंथ जो है एल है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है। और ये dt समय में dx डिस्प्लेसमेंट करता है ये रॉड इधर की साइड, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का मोशन ऑफ ए रॉड ऑन ए फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर फ्रेम प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फ्रिक्शनलेस लेने का मुख्य कारण यहाँ पे यह है क्योंकि हम जो भी यहाँ पे वर्क करेंगे वो वर्क जो है आपका फ्रिक्शन के अगेंस्ट ना हो, नहीं तो उसे भी हमें कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। इस वजह से हम लोग जो है फ्रिक्शनलेस को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक है, तो हम उसको देखते हैं। ज़रा देखिए अब ज़रा कैसे कर रहे हैं हम इसको। तो जैसे ही ये रॉड इसके अंदर मूव करेगा तो फराडे क्या कहता है, आपको बस एक बात याद रखनी है फराडे की। माइकल फराडे ने ये कहा था आपसे कि whenever a flux link with a coil changes, an induced EMF is developed in a coil. If the coil is closed, then an induced current is running in the coil. ऐसा कुछ फराडे ने कहा था। तो हमें ये देखना होगा कि क्या यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आ रहा है। जो फ्लक्स हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, उसमें अगर चेंज आ गया यानी कि डी फाई हो गया, चेंज आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें इस रॉड में एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ देखते हैं। देखिए जैसे जैसे ये रॉड आगे बढ़ रही है तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह यूनिफॉर्म है। बी इज योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस फ्रेम। ठीक है, तो बी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर ए। ठीक है, तो ए देखो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड, दैट इज इट इज परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये दे रखी है आपको अंदर की साइड। ठीक है, तो और उसकी वैल्यू भी सेम है। ठीक है, और एरिया वेक्टर कैसा होगा, ये एक फ्रेम है, देखिए ये फ्रेम है आपका, ये फ्रेम है। तो एरिया वेक्टर कैसा होता है, बाहर की ओर होता है। डेट इज किसी टू प्लेन में, ये 2D प्लेन है आपका, 2D प्लेन में बाहर की ओर होगा तो बाहर की साइड ऐसे होगा, यानी कि एरिया वेक्टर ऐसे है। और ये रेड पॉइंट जो है उसकी दिशा को दिखा रहा है, यानी कि आपकी ओर है। आप जो देख रहे हैं आपकी ओर इसका एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे से कुछ निष्कर्ष हमने निकाला। तो एरिया वेक्टर ऐसे है और ये थीटा एंगल है। थीटा एंगल में यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का है, यानी कि बी ऐसे है और ए ऐसे, 180 डिग्री का एंगल इसके बीच में डेवलप मतलब है। ठीक है, तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज तो हमें दिखाई नहीं अभी तक। तो अब हम ए को देखते हैं। देखिए पहले फ्रेम एरिया इतना था, अब फ्रेम एरिया इतना हो गया। जब ये dx डिस्प्लेसमेंट हुआ dt समय में तो फ्रेम एरिया इतना हो गया। दैट इज देयर इज एन चेंज इन एरिया व्हाइल मूविंग दिस रॉड। इस मुझे जो रॉड जब मूव कर रही है तो उस केस में जो है एरिया में चेंजेस आ रहा है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो है मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना आपको बताता है कि एक इंडक्शन होगा इसमें, और वो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा उसको फराडे कहता है कि वो इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल टू होता है आपका माइनस एन टाइम्स डी फाई अपॉन डी टी। क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर सिंगल फ्रेम है, इसमें कोई भी नंबर ऑफ टर्न नहीं मौजूद है, तो इसका मतलब ये एन आपके पास मौजूद नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ इस एन मैंने जान के लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो मैं एन लिखा था ना ये जान के लिखा क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन लिखा। एंड फाई इज द फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न ऑफ द कॉइल, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका पूरा एक ही टर्न है।
एक ही टर्न है यानी कि एक ही कॉइल है, यानी कि एक ही कॉइल जैसा शेप बनेगा, एक ही सर्किट का पोर्शन है, तो n यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए मैं जो है इस n को हटा रहा हूँ और इसलिए मैंने डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को लिख लिया d/dt ऑफ फाई। ये आपका आ गया, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स हम निकालना है हमें, यानी कि चेंज इन फाई निकालना है। तो फाई सबसे पहले देखते हैं फाई है कितना, ठीक है। तो फाई को अगर हम ध्यान से इसमें फाई की वैल्यू को रखेंगे तो फाई इज इक्वल टू कितना होगा, हम देखते हैं वो कितना है, बी ए कॉस 180 डिग्री। क्यों है कॉस 180 डिग्री, देखिए जरा बेटा जरा ध्यान से। तो मैंने अभी बताया था एरिया वेक्टर बाहर की साइड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो उसकी वजह से जो है 180 डिग्री एंगल है। 180 डिग्री एंगल इज इन बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर ए, सो फाई इज इक्वल टू, इसलिए फाई कैसा हो जाएगा, माइनस ऑफ बी ए। क्यों हो जाएगा, बिकॉज कॉस 180 जो है आपका 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है। ये यहाँ पे माइनस रखेंगे तो ये माइनस बी ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, इसको उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। तो E इज इक्वल टू कैसा नजर आएगा, E इज इक्वल टू माइनस d/dt ऑफ बी ए विथ नेगेटिव साइन, बी ए विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो देखिए जरा कौन चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम रह रहा है। तो जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसे आप डिफरेंशिएशन से बाहर रख सकते हैं। तो यही स्टेटमेंट, ये माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, तो बी बाहर रख दिया और ये आ गया आपका डी ए अपॉन डी टी, यानी कि कितना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ, ई इज इक्वल टू बी डी ए अपॉन डी टी। ये हो गया आपका, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया डी अपॉन डी टी, डी ए इज द चेंज इन एरिया। तो अगर हम चेंज इन एरिया को जरा ध्यान से देखें, इस पोर्शन में जरा चेंज इन एरिया को जरा देखें, तो डी ए इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन एरिया है, चेंज इन एरिया, एरिया में चेंज। तो डी ए को देखते हैं, फाइनल एरिया कितना है बेटा, पी डैश क्यू डैश डी सी। तो फाइनल एरिया कितना है आपका, एरिया पी डैश क्यू डैश डी सी, ये आपका हो गया, माइनस इनिशियल एरिया कितना है आपका, देखो जरा बेटा इतना है, इनिशियल एरिया इज योर दिस, दैट इज पी क्यू, पी एरिया पी क्यू सी डी, ये हो गया। अगर इस बड़े वाले एरिया से इस छोटे वाले एरिया को निकालेंगे तो आपके पास एरिया का ये वाला पोर्शन बचेगा। तो ये एरिया है क्या, तो डी ए एरिया को जरा ध्यान से देखिए, डी ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्शन, किस सेक्शन का, दैट इज पी डैश क्यू पी, क्यू डैश पी डैश क्यू डैश डी सी, सॉरी क्यू पी, पी डैश क्यू पी, ये आपका एरिया हो गया। और इस एरिया को अगर आप निकालना चाहें तो ये एक रेक्टेंगल के रूप में, देखो जरा इतना रेक्टेंगल है आपका, तो इस रेक्टेंगल के रूप में है, तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इज योर, लेंथ ऑफ द रॉड इज योर एल, एंड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने डी टी समय में, डी एक्स, दैट इज कितना हो जाएगा, डी ए, चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, एल डी एक्स, जिसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे बेटा, क्योंकि इतना चेंज आ रहा है तो हम डायरेक्ट जानते हैं एल इंटू डी एक्स। मैं तो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को परेशानी होती है, इस वजह से मैंने इसको पूरा निकाल दिया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, L इंटू डी एक्स। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन वी हैव, तो E इज इक्वल टू कैसा नजर आएगा, देखो जरा ध्यान से, B अपनी जगह पे है, L डी एक्स अपॉन डी टी, एंड E इज इक्वल टू प्लस बी एल वी। ये हमने कल भी एक्सप्रेशन निकाला था, आज हमने फिर निकाल दिया। इसे मोशनल ईएमएफ क्यों कह रखा है, बिकॉज इसका मोशन हो रहा है, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज योर मोशनल ईएमएफ। इतना आ गया। इफ, यदि, अब देखिए जैसे ही इंडक्शन होगा, क्योंकि ये पूरा क्लोज है, क्लोज सर्किट है आपका, तो इसमें करंट रन करेगी इस इंड्यूस ईएमएफ के कारण। कल वाले में नहीं कर रही थी, वो ओपन था, ठीक है। वो रॉड, स्ट्रेट रॉड, दैट इज स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन दैट केस दिस इज द एक्सप्रेशन BLV। और इस केस में इंड्यूस ईएमएफ तभी होगा जब ये ऑल दीज थ्री क्वांटिटीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज B इज परपेंडिकुलर टू L, L इज परपेंडिकुलर टू
वी, ऐसा होगा। ठीक है, ये हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था। आप जरा ध्यान से देखते हैं। तो इसकी वजह से करंट डेवलप होगी और उस करंट की वैल्यू को अब हम निकालते हैं। देखिए, तो करंट कितनी होगी आपकी, इफ द रेजिस्टेंस of the rod is कैपिटल R। अब कोई कहेगा कि सर आपने पूरे फ्रेम का रेजिस्टेंस क्यों लिया, ले सकते हैं बेटा, बुक लिखती भी है कोई कोई, लेकिन गलत सेंस में लिख देती है। आप ध्यान से सुनना जरा, मैं क्यों कह रहा हूं, आपको फिर उसको कभी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये रॉड मूवेबल है। अगर मैं इसका जो है रेजिस्टेंस को जो है पूरे फ्रेम के रेजिस्टेंस को कंसिडर कर लेता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे जैसे रॉड बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ता चलेगा, तो यानी कि एक वेरिएबल और आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ को कुछ मतलब करंट कुछ और दिखने लगेगी। समझ में आ रही बात ये? इसलिए मैंने सिर्फ क्या लिया, इस रेजिस्टेंस इसका लिया, ये इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऐसा मान के मैं काम कर रहा हूँ। दैट इज फ्रेम हैज नो रेजिस्टेंस, एक गुड कंडक्टर है ऐसा समझ सकते हैं आप, इसमें कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। तो सिर्फ इसी के पास रेजिस्टेंस है, यानी कि इस रॉड के पास रेजिस्टेंस है, ऐसा मान के काम कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मैं इस फ्रेम का रेजिस्टेंस लूंगा, क्योंकि ये रॉड आगे मूव कर रही है तो फ्रेम की लेंथ बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस आप जानते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये लेंथ बढ़ जाएगी इस फ्रेम की, और लेंथ अगर बढ़ जाएगी, इस फ्रेम का पेरीमीटर बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। इस वजह से मैं सिर्फ रॉड का रेजिस्टेंस ले रहा हूं, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। ठीक है, नहीं तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, अभी हम इतने ऐसा नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में इंड्यूस करंट E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BVL। इंड्यूस करंट इज इक्वल टू इंड्यूस EMF अपॉन R, और इंड्यूस EMF इज योर BVL upon R. This is the expression for induced current in this rod. अब आप ध्यान से सुनेंगे, इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को देने के लिए आपके पास एक रूल होता है, एंड दैट रूल इज कॉल्ड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये मेरा राइट हैंड है बेटा, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, ये जो इंड्यूस ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस हुई है इस रॉड में, यानी कि इस फ्रेम में जो रन कर रही है BVL, दिस द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस ईएमएफ induced current is given by Fleming right hand rule. What is this rule? ये रूल है क्या? तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यदि इस रूल के अनुसार यदि आप क्या करें, अपने मिडिल फिंगर, ये जो मिडिल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर और थंब को इस ढंग से स्ट्रेच करें कि ये एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। देखिए अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और आप इंडेक्स फिंगर को फील्ड की दिशा में रखें और थंब को मोशन की दिशा में रखें, यानी कि कंडक्टर के मोशन की दिशा में रखें। ये जो कंडक्टर मोशन कर रहा है ना, इस दिशा में रखें, तो ये जो मिडिल फिंगर जिस दिशा में ओपन होगा, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, दैट इज अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड फिंगर such that the middle, such that the index finger, such that these fingers are mutually perpendicular to each other, and the index finger is in the direction of magnetic field, and thumb is in the direction of motion of the conductor, then the direction of middle finger will give the direction of induced current। ये जो मिडिल फिंगर है ये आपका डायरेक्शन देगा इंड्यूस करंट की। तो ये हमारा जो है वो रूल है। तो करंट फील्ड मोशन, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के जैसा ही है बेटा, लेकिन कंफ्यूज करके आप लोग इसको इसमें लगा देते हो, उसको इसमें लगा देते हो। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की दिशा को डायरेक्शन, मतलब जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जो है मैग्नेटिक फील्ड में रख जाए तो उसको किस दिशा में फोर्स लगेगा, इसके लिए होता है। ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के लिए होता है। तो करंट फील्ड फोर्स वैसा ही है, मिडिल फिंगर यहाँ पे भी करंट है, इंडेक्स फिंगर जो है आपका फील्ड है को दिखा रहा है, और ये थंब जो है आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर इज योर दिस, फील्ड किस दिशा में, अंदर की ओर, तो ऐसे रखा, और तो हमारा मिडिल फिंगर कहाँ ओपन हो रहा है, ऊपर की साइड ओपन हो रहा है। इट मीन्स करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसे करंट मूव करेगी इसके ऊपर, ऐसे करके ये करंट चल गई इसमें, इंड्यूस करंट। तो ऐसे करके इसमें आई करंट रन करेगी इस ढंग से। ठीक है, ये आई करंट जो है इसमें रन कर रही है, तो ये आई करंट की डायरेक्शन होगी। जैसे ही इंड्यूस करंट इसके अंदर रन करने लगेगी,
तो ये तो वही केस हो गया। ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी मौजूद है इसमें, तो इसको एक फोर्स लगने लग जाएगा। एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड। तो ये रूल में क्या, करंट फील्ड फोर्स, करंट फील्ड फोर्स, करंट फील्ड फोर्स, ये स्ट्रेच कर दिया, करंट फील्ड फोर्स, करंट फील्ड फोर्स। ठीक है, तो देखिए करंट इस दिशा में, फील्ड ऐसे है, तो फोर्स किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में, इसलिए मैंने एरो ऑलरेडी पहले से बना के रखा हुआ है इधर पे। तो ये फोर्स कैसा हो जाएगा आपका, एफ, इस दिशा में। और देखो ये एकदम लेंज के लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसके मोशन की वजह से तो ये जो है इसमें जो है इंडक्शन हो रहा था। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट इट अपोजेस दैट कॉज बाय विच इज प्रोडक्शन अकर, यानी कि इसका प्रोडक्शन इसके उधर साइड की ओर मूव करने की वजह से हो रहा था, तो उसका अपोज करने के लिए देखो ये फोर्स यहाँ इस साइड की ओर क्या हो गया, डेवलप हो गया। ये तो हम वैसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगर आप देखें, मैंने आपको जो लेंज लॉ बताया था तो उसमें ऐसा ही बताया था, तो ये हो जाएगा। तो ये पूरी सिचुएशन इसमें आ गई। तो आप मोशनल ईएमएफ में यहाँ पे तक काम करेंगे और ये आपका पूरा हिसाब हो गया है। कहने का मतलब इंड्यूस ईएमएफ डेवलप इन दिस रॉड इज गिवन बाय बीवीएल, ठीक है, एंड द इंड्यूस करंट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन दैट इज आई इज इक्वल टू बीवीएल अपॉन आर। अब हम क्या कर रहे हैं, लेंज के ही उस लॉ को दोबारा देखना चाह रहे हैं कि लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज का जो नियम है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हम यहाँ पे मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हैं इन रनिंग दिस रॉड यूनिफॉर्मली ऑन दिस फ्रेम इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जो ये यूनिफॉर्मली जो है इस रॉड को इस साइड को मूव कर रहे हैं, तो दैट अमाउंट तो कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, that is some mechanical work is done on this rod, and because of this, और इसी के कारण इसमें क्या हुआ, एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ और उससे एक इंड्यूस करंट रन करने लगी। तो मैकेनिकल पावर जो है आपकी इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर होगी, क्योंकि यही वर्क किसके रूप में मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में मिलेगा। ऐसा ही कहता है लेंज का नियम। तो वो भी यहाँ पे हम देख रहे हैं, लेकिन अब उसको ऐसे लिख रहे हैं उस टॉपिक को, मैकेनिकल power is equivalent to electrical power। तो मैकेनिकल पावर जो है इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर है, ये हम लोग यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। तो मैकेनिकल वर्क कितना होगा, देखो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए मैकेनिकल वर्क कितना होगा, तो वर्क इज इक्वल टू कितना होता है आपका बेटा, वर्क इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हम कैसे निकालते हैं, विदाउट एक्सेलरेशन। ये फोर्स ऐसा है कि जो एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वर्क किस दिशा में करना है, इस दिशा में, तो हमें विदाउट एक्सेलरेशन करना है, तो इतना ही फोर्स इस दिशा में लेना पड़ेगा बेटा। तो ये फोर्स इस दिशा में हो गया, एंड डिस्प्लेसमेंट इज योर दिस, तो दिस फोर्स इज योर एफ, दिस शुड बी इन दिस डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द नेट फोर्स ऑन दिस। देखो ऐसा होता है कि वर्क हम कैसे निकाल रहे हैं, दिस विदाउट एक्सेलरेशन, वर्क डन क्या होगा, विदाउट एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो अगर मैं जो है एक्सेलरेट करके इसको जो है रन कराऊंगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, वेलोसिटी को कोई बदलाव नहीं देना है, तो मुझे इतना ही फोर्स इसकी इस दिशा में लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है। तो ये वर्क जो निकलेगा वो जो है विदाउट एक्सेलरेशन निकलेगा। तो कितना फोर्स, इस देखो फोर्स की दिशा तो इस दिशा में है, लेकिन अगर इसको यूनिफॉर्मली इस दिशा में मूव करना है तो नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इस रॉड के ऊपर 0 होना चाहिए। तो यानी कि जितना फोर्स इसको लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में लगा उतना ही राइट हैंड डायरेक्शन में लगना चाहिए, यानी कि इतने ही फोर्स को इस दिशा में लगाएंगे तब जाके वो वर्क हमें प्राप्त होगा। तो वो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, F इंटू TX, इतना हो जाएगा cos 0, और विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो जरा, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको देखें तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू F dx। तो ये cos 0 है आपका, cos 0 इज योर 1, तो ये F dx हो जाएगा। अब बात करते हैं उस फोर्स की जो इसको लग रहा है, ये फोर्स है कितना, इस फोर्स की वैल्यू कितनी है। तो दैट the value of this force is given by F is equal to, whenever a conductor of length L
carrying current I placed in a magnetic field B at an angle theta with it, then the magnetic force experienced by that conductor is given by ILB sin थीटा। तो फोर्स कितना है बेटा, वो फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। तो in this case the angle between L and B, L is your this, B is your this, the angle between these two is your 90 degree, so F is equal to कितना हो जाएगा, ILB sin 90 and the value of sin 90 is your 1, so कितना रह जाएगा, F is equal to ILB। तो in place of this you can put ILB dx, this is the amount of work which you have did in moving this rod uniformly in this uniform magnetic field। इतना हो गया। तो हम तो मैकेनिकल पावर देखना चाह रहे हैं, तो ये मैकेनिकल वर्क निकला। मैकेनिकल पावर इज योर, तो पावर इज योर रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज W, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। टाइम कितना स्पेंड हो रहा है, यहाँ से लेकर रॉड को यहाँ पर ले आने में कितना टाइम स्पेंड हो रहा है, dt। तो W कितना निकला था, ILB dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt क्या है आपका I है, तो पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ILB V, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी चीज को। हम जानते हैं I की वैल्यू कितनी है, BVL अपॉन R, तो इन प्लेस ऑफ I यू कैन पुट BVL, तो हम क्या हो जाएगा आपका, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो मैं BVL अपॉन R लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, I इज इक्वल, सॉरी P इज इक्वल टू P मैकेनिकल, M फॉर मैकेनिकल, ठीक है, यहाँ पे मैं M लिख दे रहा हूँ बेटा, M फॉर मैकेनिकल। तो मैकेनिकल इज इक्वल टू, देखो जरा कितना हो जाएगा, इसको I की जगह पे यहाँ पे रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये आपका BVL अपॉन R, BVL अपॉन R, ये हो गया इंटू BVL, ठीक है, इंटू BVL। तो BVL 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R is the expression for mechanical work on this rod। ठीक है, ये this is the mechanical work required to move this rod uniformly in this uniform magnetic field। ये मैकेनिकल वर्क हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एक चीज कर लेते हैं बेटा इसमें, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल पावर निकालते हैं, क्योंकि इसमें करंट I चल रही है और इस रॉड की जो है रेडियस, इस रॉड की जो है रेजिस्टेंस R है। तो इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट इन दिस रॉड इज गिवन बाय ER, वो कितना होता है, I स्क्वायर R। तो I की वैल्यू कितनी है आपका, देखिए इसमें लिखिए, I कितना है, BVL अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू R, दिस आर एक R कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर है, तो PEP इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, देखो जरा, B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R अपॉन R। तो ये तो दोनों सेम है, तो इससे हम क्या चला, P मैकेनिकल इज इक्वल टू P इलेक्ट्रिकल। इट मीन्स ये बात सही है, मैकेनिकल पावर इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूव कर दिया। ये बात सबको क्लियर हो रही होगी। तो ये हमें जो है यहाँ से बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट आपको प्राप्त हुई। एक बार इसको देख लीजिए और इसका शॉट ले लीजिए, आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिए जरा, देख लीजिए इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखिए जरा इधर पे, एक चीज मैं एक्स्ट्रा निकाल रहा हूँ, दैट इज फोर्स। फोर्स कितना होगा, जैसे आपके फोर्स कितना रिक्वायर्ड है इसको यूनिफॉर्मली मूव करने के लिए, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना निकला था आपका, ILB निकला था बेटा, ठीक है। तो ILB निकला था, तो I की वैल्यू देखो ये है आपकी, I इज इक्वल टू BVL, तो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BVL अपॉन R इंटू LB, तो ये हो गया। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो B इंटू B, दैट इज B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, ये हो गया। तो
पावर क्या होता है, पावर में वी स्क्वायर भी होता है, इसमें वी होता है सिर्फ एफ में, ठीक है। तो पावर अगर डायरेक्ट भी निकालनी है तो पावर का एक और एक्सप्रेशन भी होता है बेटा, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहते हैं पावर, मैकेनिकल पावर निकालना चाहते हैं, तो पावर इज इक्वल टू कितना होता है, एफ इंटू वी भी होता है। और एफ की वैल्यू अगर इसमें पुटअप कर दी जाए, देखो ये एफ की वैल्यू अभी हमने निकाली थी बी स्क्वायर एल स्क्वायर और वी अपॉन आर उसमें रख देंगे तो ये वी स्क्वायर हो जाएगा, इतनी आ जाएगी आपकी पावर, ठीक है। तो ये हमें आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक टॉपिक हमने किया। तो मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। तो मोशनल ईएमएफ में जो है आपका कितना ईएमएफ डेवलप होता है, बी एल वी होता है, जिसका मैंने जनरल एक्सप्रेशन कल आपको पढ़ाया था। आप मेरे कल वाले लेक्चर में देखिए, वो बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट हमने निकाली थी। तो फिलहाल आज इस टॉपिक को आप लोग करिए, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसमें एक बहुत ही अच्छा टॉपिक करते हैं, 2 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा सुनने में, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मिटा देते हैं इसको। ये इमोशनल ईएमएफ का ही एक पोर्शन है और जिसको हम अब कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है वो आपका, मान लीजिए आपके पास जो है इंड्यूस, यहाँ पे लिखेंगे ईएमएफ in a rod moving perpendicular to the current carrying moving perpendicular to the current carrying wire। ये करंट कैरिंग वायर है, ये देखिए ये एक रॉड है, ठीक है। ये हम एक रॉड ले रहे हैं। दिस रॉड इज मूविंग परपेंडिकुलर टू दिस, दैट इज ऐसे करके मूव कर रही है। ये रॉड के ऐसे लेंथ है, लेंथ ऑफ द रॉड इज परपेंडिकुलर टू दिस। ये लैंग्वेज थोड़ा सा उतनी अच्छी ढंग से नहीं लिखी हुई गई है, आपको इस लैंग्वेज की जगह इसको समझ लीजिए कि कैसे मैंने बोल रखा है। दिस करंट कैरिंग कंडक्टर हैज अ करंट आई, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो इससे जो है इसकी सेक्शन में कितना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, इसके बारे में हमें पूछ रहा है। यदि इसका एक एंड जो है ए दूरी पर है और इसका सेकेंड एंड जो है आपका, जो ये वाला एंड है वो बी डिस्टेंस पर है और ये वी वेलोसिटी से इसमें चल रहा है, तो आपसे पूछा गया कि इसके एंड में कितना जो है आपका, ये इसके पैरेलल ऐसे करके चल रहा है लेकिन इसकी लेंथ इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस केस में कितना होगा, तो हम सभी लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, where r is the perpendicular distance from this current carrying conductor। तो देखते हैं, देखो इसको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे करके देगी, यानी कि ऐसे करके परपेंडिकुलर टू दिस रॉड होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। v वेलोसिटी ऐसे है तो यानी कि v के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, v इज परपेंडिकुलर टू l, दैट इज लेंथ ऑफ द रॉड, वो उसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेंथ ऑफ द रॉड इज योर b माइनस a, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि तीनों चीज परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब बी वी एल वाली स्टेटमेंट हम इसमें लगा सकते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ इसके अंदर कितना होगा, ये तो हमको एक पुरानी जानकारी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो इंड्यूस ईएमएफ दैट इज किससे दिया जा सकता है, इस एक्सप्रेशन से दिया जा सकता है। अब देखते हैं जरा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है, देखिए जरा बेटा, इसमें जो है देखो बाकी सब चीज तो ठीक है, वी हर सेक्शन के एक जैसा है, दैट इज जिस वेलोसिटी से यहाँ वाला सेक्शन चल रहा है उस वेलोसिटी से यहाँ वाला, यानी कि एवरी पॉइंट ऑफ दिस रॉड इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v, ये तो ठीक है, v में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये BVL वाले स्टेटमेंट में v में कोई परेशानी नहीं है, लेंथ ऑफ द रॉड में भी कोई परेशानी है, वो भी कांस्टेंट ही है, लेकिन b में समस्या हो रही है। क्यों हो रही है समस्या, देखिए जरा कि जैसे जैसे मैं जो है यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा हूँ तो ये r जो है चेंज हो रहा है, ये r क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। तो r चेंज होगा तो b की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि b की वजह से हर जगह हर पॉइंट पे इस रॉड के b क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे जो है थोड़ा सा चालाकी करनी पड़ेगी इसमें। तो मैं एक छोटा सा सेक्शन मान लेता हूँ, ये सेक्शन मैंने मान लिया यहाँ पे,
रॉड का, जो कि ये एंड जो है आपका ए दूरी पर है, जो कि इस रॉड से, इस करंट कैरिंग कंडक्टर से एक्स डिस्टेंस पर है, और इसकी छोटी सी जो ये सेक्शन लिया मैंने, लेंथ एलिमेंट लिया, उसकी लेंथ, एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dx ले ली, और वो कितनी दूरी पर है इस करंट कैरिंग कंडक्टर से, एक्स दूरी पर। तो इससे छोटा सा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, एंड दैट पर्टिकुलर इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय डीई इज इक्वल टू कितना होता है, बी वी एल। तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो बी बन रहा है, बी वी कितना हो जाएगा, एल, एल इज योर हेयर, एल इज योर डी एक्स, कितना है आपका डी एक्स। लेकिन वो बी कितना होगा, देखो जरा, वो बी कितना होगा, इस आर की जगह क्या लिख सकते हो आप, एक्स लिख सकते हो, क्योंकि कितनी दूरी पे निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड आपका, एक्स दूरी पे निकाल रहे हो, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, इन प्लेस ऑफ आर यू हैव टू पुट एक्स। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन वी हैव, सो द स्मॉल induced EMF across the end of this dx length element is given by dE is equal to bv dx. In place of b you can put this value, that is dE is equal to b times, that is b is your mu naught I upon 2 pi x dot v dx. तो dE कितना नजर आया, देखो जरा, जरा ध्यान से देखो जरा, dE इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, म्यू नॉट, आई तो चेंज नहीं हो रही है पूरे कंडक्टर के लिए, तो आई तो कांस्टेंट है, आई भी बाहर निकाल लिया, वी एवरी पॉइंट पे क्या है, सेम है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी बाहर निकाल दिया मैंने, मतलब अभी एक साइड लिख रहा हूँ, और 2 पाई भी कांस्टेंट है तो ये लिख लिया, और जो चीज़ ये नहीं चेंज हो रही है उसको बस एक साथ लिख ले रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसका निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड फॉर कैलकुलेटिंग द होल ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस दिस लेंथ, इस लेंथ के अक्रॉस में निकालने के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो इंटीग्रेट डीई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका, म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखो a से b तक, a से यहाँ से a सेक्शन से, यानी कि इस a कोने से b कोने तक कर रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक a, तो a पे EMF कितना डेवलप हुआ इससे, माना 0, और b तक पहुँचते पहुँचते EMF कितना हो गया, e हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ d इज योर e, यहाँ तो ठीक हो गया, म्यू नॉट आई वी अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई, ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, x इज इक्वल टू होता है log e बेस x। अगर a टू b लिमिट लगी हुई है तो आप a टू b ऐसे लिखेंगे, तो इन द सेम मैनर यहाँ पे भी लिखेंगे आपका, तो कितना हो जाएगा log e बेस x, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगी हुई है, a टू b, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो e इज इक्वल टू दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन दिस रॉड इज गिवन बाय म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई, और इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा log e बेस x, सॉरी ए बी, अपर लिमिट इज योर b, माइनस log e बेस a, ये हो गया, तो log a माइनस b, log a माइनस log b, ये आपने पढ़ा होगा, ये क्या होता है log a अपॉन b, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं log a अपॉन b, ये हो गया आपका, तो log a अपॉन b यहाँ पे भी लिखेंगे, देखिए जरा, तो e इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वी log e बेस b अपॉन a। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन दिस रॉड। ये लेकिन डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज क्योंकि हमें जो टेबल प्रोवाइड होती है आपके एग्जाम में, तो वो ई बेस में नहीं होती है, वो होती है 10 बेस में। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो जब भी किसी लॉग को जो है, लॉग ई बेस को अगर ए लिखा हुआ है, इसको 10 बेस में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लॉग 10 बेस ए हो जाता है बेटा। इस फॉर्मूले को याद रखना, आपको कभी बताया भी होगा केमिस्ट्री या फिजिक्स में। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 म्यू नॉट आई वी होल अपॉन 2 पाई, ठीक है, log 10 बेस b अपॉन a। वैसे 10 बेस अंडरस्टूड होता है,
ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अब हम इसके आगे वाले टॉपिक जो है नेक्स्ट टाइम में करेंगे। अब इससे रिलेटेड अब हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो न्यूमेरिकल शायद जो है नेक्स्ट टॉपिक में आपके आए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।